ये वाली की बात है, ये सारी व्यवस्था बनाए आप लोग। मैं दूधों को पानी नहीं पिलाऊंगा। तब माता वीर ने कहा कि तुम्हें ये सात उनका आदमी खुद दिखाई दे रहा और तुम जिस कानून को मुंह में खोलते हो, तुम जिस बैग को चलने की बैग को बांध। माननीय सतपाल जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम लखन जी मीणा, आप आए और अपनी बात रखें। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और हमारे समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आगे मैंने लोगों की माली हालत में सुधार करने का काम करा, तब उन लोगों ने क्षण से इस सामाजिक न्याय के इस आंदोलन को आजादी का आंदोलन नाम देने का काम किया। इसमें हम कहना चाहते हैं, आज जो भादरा की ऐतिहासिक जमीन पर जो आंदोलन हो रहा, जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा, ये हमारे महापुरुषों की उसी विरासत की देन है, उसी विरासत का हिस्सा है। चंद्रशेखर आजाद जी अपना नेता और आदर्श मानते हुए सर्वप्रथम शहीदों के लिए 2 लाइन समर्पित करता हूं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब वो होता है, वो खून जो देश के काम आता है। दम निकले इस देश की खातिर, अपना ये अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी सिपाहियों के लिए 2 लाइन उनके कानून, उनके संघर्ष, प्रेरणा, उनके साहस को समर्पित करता हूं कि दिल दिया है जान भी देंगे तेरे लिए। पूरे देश में बहुजन समाज नायक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को 2 लाइन उनकी खिदमत में समर्पित करता हूं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिल जी जमाने के लिए। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे बहुजन समाज के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए बहुजन समाज को शासक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन, आर्थिक विषमता, रोजगार, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, सारी बुराइयों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ना MP है, ना MLA है, ना CM है, ना PM है, ना उनकी सरकार है, लेकिन फिर भी उनका रुतबा किसी सरकार से कम नहीं है। देश में जहां भी जाते हैं, जुर्म जाति जहां होती है, अन्याय जहां होता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उनके सिपाहियों के जाने की वजह से न्याय तुरंत मिल जाता है। क्योंकि प्रोग्राम काफी लेट हो गया है, मैं अपना सारा समय अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित करता हूं और 2 लाइन शहीद विजय सिंह पथिक जी की कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यश वैभव सुख की परवाह नहीं, चाहे नहीं जीवन रहे या न रहे, बस इच्छा है जग में स्वेच्छाचार दबन ना रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे समाज से मिलाया। सच बात ये है कि मुझे इतना बड़ा समाज है और ये सब कुछ नहीं पता था, तो हमेशा सदैव भाई साहब की इस चीज की आभारी रहूंगी। और भाई साहब पधारे हैं और मैं जयपुर से आई हूँ, सिर्फ भाई साहब के लिए आई हूँ और इससे बड़ी बात क्या होगी। और आप लोग मुझे पहचानते हैं तो सिर्फ इन्हीं वजह से पहचानते हैं। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, मैं इन्हीं के लिए बोल रही हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह थी, बिल्कुल। आप तो आज मुंह खुले बैठे हो, मैं तो घूंघट में बैठती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, बहुत कम पढ़ी हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ।
बॉडी बिल्डिंग में आना कोई गेम, वो ड्रीम नहीं था मेरा, सपना नहीं था। काफी पेट के लिए आना पड़ा। और आज जहाँ खुद को देखती हूँ तो समझती हूँ कि ज्यादा नहीं, 2% योगदान तो मैंने अपने समाज के लिए दिया है। तो वंचितों की आवाज और जिनके नाम लेने मात्र से देश के करोड़ों नौजवानों के रोम के खड़े हो जाते हैं, ऐसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सेहत की सलामती की दुआ करता हूँ कि उनकी सेहत सलामत रहे, उनमें ऊर्जा रहे और वो इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते रहे और हमारे मिशन मूवमेंट को मुकाम तक पहुंचाए। साथियों, आज सामाजिक न्याय का सम्मेलन का एक दूसरा भाग यह भाखड़ा में है और ये सामाजिक न्याय का मतलब हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज के दिन ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, ये हमें विरासत में मिली है, हमारे बुजुर्गों की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है। अभी भाई का सम्मान कर रहे हैं हमारे यहाँ की आजाद समाज पार्टी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चांदी का मुकुट भेंट करके और उनका सम्मान कर रहे हैं। 1 मिनट में बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, समय बहुत कीमती है। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, मेरा वादा, बैठ जाओ बस। बहुत बहुत धन्यवाद। भादरा की ये ऐतिहासिक धरती, यहाँ उपस्थित नौजवान साथी, मेरे हम उम्र, मेरे दोस्त भाई, हमारी माता बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम लीडर, कार्यकर्ता, नेता हमारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर और भी जिम्मेदार उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है आपके बीच में आने का, जिम्मेदारी ज्यादा है, समय कम। मेरा आग्रह है कि आप मेरी बात पे गौर करें। अगर आयोजक कमेटी की इजाजत तो मैं ये उतार लूं, ज्यादा बोझ मत रखो मेरे ऊपर, फ्री होके काम करने दो। सबसे पहले तो शहीदी दिवस पे हमारे शहीदों को नमन। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए और इस उम्मीद से कि आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ के गुलामी की सादत को बदल देंगी, ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ जिन्होंने फंसते फंसते, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन, आज परिवर्तन का दिन, मैं उन पे भी बात करूंगा। उनसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भाई मुकेश चोपड़ा जी को, यहाँ की पूरी टीम को, हमारे प्रदेश के दोनों प्रभारी सतपाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी को, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल धेनवाल जी को, और जो उनके साथ जो साथी काम कर रहे हैं, रामलखन मीणा जी, सत्यवान जी, जितेंद्र अठवाल जी। लिस्ट के तौर पे एक बहुत बड़ी मेरे पास लिस्ट है। जो स्वागत में थी बहने सुमन मेघवाल जी, कविता जी, मंजू बोध जी, ममता जी, कमलेश जी, सोनिया जी, संजना जी, रेणु जी, संजू जी, एकता जी, पूजा जी, और यहाँ से जो और साथी हमारे उपस्थित हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जब मैं आया बहुत धूप थी, मैं सोच रहा था कि भाई मैं तो छांव में बैठ जाऊंगा, हमारे लोग छांव में तो बैठ नहीं पाएंगे, वो धूप में परेशान हो जाएंगे,
लेकिन देखो आपके संकल्प के आगे कुदरत को भी जो है मेहरबान होना पड़ा और ऐसा मौसम हो गया। ये आपकी देखो, पहले 2-3 दिन बारिश हो रही थी, तब हमारे लोग इस बात से डर रहे थे ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। फिर धूप आई तो हमारे लोग इस बात से डरने लगे कि धूप होगी, छांव कहाँ मिलेगी। तो तभी तो मैंने कहा कि आपका अच्छा समय आने वाला। तो मैं सबसे पहले तो जो जिन कमेटी के लोगों ने मुकुट पहना है उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आग्रह करता हूं कि भाई ये सोने चांदी के मुकुट मेरे लिए नहीं है। इस पैसे को आप अपने मिशन के काम में लगाना। मुझे इस मुकुट का मैंने आपका सम्मान के तौर पे इसको रख लिया। इसको आप रखो, ये आपके काम आएगा। मेरा काम जो है वो समाज की लड़ाई लड़ना है। मैं राजा महाराजा बनना नहीं चाहता, इसे शौक भी नहीं रखता हूं। मैं तो एक सिपाही हूं अपने महापुरुषों के आंदोलन का। मैं आपसे बात करूंगा सम्मानित साथियों। अब तुम इसको थोड़ा पीछे, मैं इसको ले लूंगा। बाबू पीछे कर लो, जरा सा पीछे कर दो, फिर मैं इसको लूंगा। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं ये चाहता हूं, जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, धूप में खड़े हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं, अपने साधन भी लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से एक पाई पैसा जोड़ के आते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, तो यार मेरी बात पे गौर भी क्या करो। अगर आप मेरी बात के पीछे नहीं खड़े होंगे तो हम इस प्रदेश में ताकतवर कभी नहीं हो सकते हैं। जब आप मेरी बात के पीछे खड़े होंगे, मेरे बताए गए रास्ते पे चलोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं, आज आप मुझसे लिखवा के रख लो कि अगले 6 महीने बाद आप इस प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपकी बांधी बंधेगी और खोली खुलेगी। इस बात को मेरी याद रखना आप लोग। मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, तो मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलूंगा। यहां हमारी बहन बैठी है प्रिया, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। देखो 14 अगस्त 1947 पे हम लोग बात कर रहे हैं। देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के संविधान से हम लोग, अंग्रेजों की न्यायपालिका प्रक्रिया से हम लोग, अंग्रेजों की शिक्षा प्रक्रिया से हम लोग जो है प्रभावित थे। 14 अगस्त को जो हमारे हालात थे, एक दिन बाद जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को भी बिल्कुल झुके तू थे। इस बात को जरा गौर से समझो। जो गरीब था 14 तारीख को, वो 15 तारीख को भी गरीब था। 14 तारीख को जिसके पास जमीन नहीं थी, 15 तारीख को उसके पास जमीन नहीं थी। 14 तारीख को जिनके पास उद्योग नहीं था, 15 तारीख को उनके पास उद्योग नहीं था। 14 तारीख को जिनके पास पैसे नहीं थे, 15 तारीख को भी उनके पास पैसे नहीं थे। पावर अंग्रेजों से ट्रांसफर होकर इस देश में जिन लोगों के पास जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पावर उनके पास चली गई, और उन्होंने वादा किया कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, उसमें जो उसके जो उद्देश्य हैं, उनको हम इस अंतरिम सरकार के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है, हमारे नौजवान साथियों को समझनी है, क्योंकि उनको समाज का नेतृत्व करना है। उनको सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगाने, उनको सिर्फ मूर्तियों पे पैर नहीं छूने, माला नहीं चढ़ानी है। अगर उन्हें इस देश में अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उन्हें इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि आपकी तरक्की कैसे होगी। 14 तारीख को जो जिस हालात में था, 15 तारीख को भी उस हालात में था, 16 तारीख को भी उस हालात में था। अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना था, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो हमारे लिए अवसर पैदा हुए, उससे होना था। और सरकारों ने वादा किया, संविधान सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट उसका एक मूल्य। इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक गैर बराबरी है, जातियों का ऊंच नीच है, जातियों का भेदभाव है, जातिगत शोषण है, जातिगत अन्याय है, जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी कि एक इतना बड़ा कि उसको छुआ ना जाए और एक इतना छोटा जिसको कोई छूना ना चाहता हो,
एक की जेब में 1 रुपया नहीं और एक की जेब में करोड़ों रुपए। जब तक आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी तब तक समानता की बात करना मखौल एक मजाक। फिर संविधान के जरिए ये उम्मीद लगाई गई कि भाई हमारी जिंदगियों में भी नए अवसर पैदा होंगे, हम भी इस गुलामी से आजाद होंगे। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे रहबर, हमारे मसीहा को, जिसने अपना परिवार छोड़ के अपने समाज के बारे में, देश की करोड़ों महिलाओं के बारे में, गरीबों शोषितों के बारे में सोचा। उनसे पहले भी एक प्रक्रिया महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास के नेतृत्व में चली आई सामाजिक परिवर्तन की। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, उनके नेतृत्व में भी ये परिवर्तन के आंदोलन चले। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर्चा संभाला। उनके समकालिक सर छोटू राम, उनके बाद की कड़ी में चौधरी चरण सिंह, मामला रामपुर वर्मा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे रहबर जिन्होंने अपना पेट काट के अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। आज उन सबको नमन करने की जरूरत है, लेकिन उनको पूजने की जरूरत नहीं। हम सबसे बड़ा धोखा ये करते हैं, हम महापुरुषों को नमन करने के बजाय, उनके रास्ते पर चलने के बजाय उनको पूजने का काम करते हैं। जब जब हम महापुरुषों को पूजेंगे, हम उनके विचारों की हत्या करेंगे। हम इस देश में गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलते। जिस दिन हम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलेंगे, उस दिन इस देश में हमारी गुलामी, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो सारी बेड़ियां हमारी कट जाएंगी। जब हम अपने महापुरुषों के रास्ते में नहीं चलेंगे तो हम इस देश में, अपने ही देश में गुलामों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर होते रहेंगे। मैं जो बात आपसे गौर कराने को कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिया। वोट का अधिकार देने के लिए कोई भी राजी नहीं था। कोई कहता वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो लगान देते हैं, कोई कहता वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो पढ़े लिखे हैं, कोई कहता वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो व्यापार करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पे अड़े रहे कि लोकतंत्र तब पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार मिले। अंतिम व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले, इस बात के साथ उन्होंने जो है लगातार संघर्ष किया। आ जाने दो, आ जाने, कोई बात नहीं। बिठवा दो, चलो गौर करो। अभी देखना वेखना है या फिर अपनी बात रखूं? गुड। वोट का अधिकार दिलाने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और इस बात को हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने समझा। मान्यवर काशीराम साहब गांव गांव, गली गली गए और 4200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने समाज को वोट की शक्ति समझाने का काम किया। अगर समाज समझदार होता तो जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था उसी दिन वो राजा बन जाता, उसी दिन वो राज सत्ता पे काबिज हो जाता। लेकिन क्योंकि समाज समझदार नहीं है, इसलिए इतने रहबरों को अपना घर बार, अपना परिवार, अपना सुख चैन छोड़ के समाज को जगाने के लिए निकलना पड़ा। की स्थिति पैदा हो चुकी है देश के अंदर। मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, उनकी शहादत को उन्होंने आखिरी याचिका में कहा था कि युद्ध जारी है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ चंद ताकतवर लोग भारतीय समाज
और श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति पे उसको एकाधिकार बना के रखेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज भी किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, आज भी मजदूरों को उनकी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। अभी अभी किसानों के लिए एक और प्राणाघात हुआ, प्राकृतिक मारू ओला पड़ गया। मैंने खुद देखा कि हमारे यहाँ वैश्य का किसान रो रहा है। सरकार मुआवजे की बात करेगी, मुआवजे के नाम पे किसी को 10 रुपए पकड़ाए, किसी को 20 रुपए पकड़ाए, किसी को 50 रुपए पकड़ाएगी, यानी कि उनकी मेहनत से मजाक करेगी। यही हो रहा है इस व्यवस्था में। कोई पेपर ऐसा नहीं कराते जो लीक ना हो, सारे पेपर लीक होते हैं। जब आप पेपर लीक करा के अपने चहितों की जेब में रखवा दोगे तो बताओ न्याय कैसे होगा, गरीब के बेटे कैसे आगे बढ़ेंगे, बताओ मुख्यमंत्री जी मुझे। जब आप सीएसए की भर्ती वाले बच्चों को जब वो आंदोलन करने जाते हैं उनको लाठियों से पीटने का काम करते हो, उनको जेल में बंद करने का काम करते हो, तो फिर न्याय कैसे होगा। जब आप करते हो बात, ये प्रिया मेघवाल बेटी है, इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज में जन्मी है। जब हमने इसकी बात करी तब सबकी आंख खुली, मुख्यमंत्री को मजबूर होकर बुलाना पड़ा, कहा कि एक पता नहीं कोई चीज उसका एम्बेसडर बना रहे, वो भी बंद कर दी। एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। बताओ खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज की बेटी है तो मुख्यमंत्री जी याद रखना कि तुम्हारे भरोसे नहीं है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि यहाँ इस राजस्थान में अपनी हैसियत बनाएगा और ऐसी ऐसी हजारों बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। हम निकम्मों के भरोसे नहीं है। मैं जब आया मैंने देखा हमारे साथी मोटरसाइकिल पे आए। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जिसको बुलाने के लिए पैसे दिए गए हो? वहां तक जो बैठे हैं, किसी को साधन दिया गया? नहीं भैया नहीं। खाना भेजा गया? तुम सब लोग वो हो जो मेरी तरह चिंतित हो, जिनके दिल में बात है कि भाई हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, अब तो हमारी गुलामी बेबसी खत्म हो, अब तो हमारी गरीबी कटे। लेकिन ये गरीबी कटेगी कैसे भाइयों? जब वोट की ताकत का प्रयोग आप दूसरे को दोगे। सोचो, साहब कहा करते थे कि वोट पंजे वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे बताओ? वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो बताओ जरा मुझे। तुम्हें याद नहीं है? अगर राजस्थान के लोगों को याद दिलाऊं याद। इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख अभी मैं भूला नहीं वो खून क्या, जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रेगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो पहले गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको बताओ? क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठकर? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मुझे रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस अब बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दो ओम प्रकाश रेगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? एक जानवर के आगे से भी उसका खाना भोजन हटाओगे वो भी रिएक्शन कर देगा। कुत्ता देखा है नहीं देखा है? कुत्ता पालते भी होंगे तुम लोग। कुत्ते के आगे से कभी भोजन उठा के देखना क्या करेगा, पता है तुम्हें वो क्या करेगा? तो आपके आंसू निकल आएंगे। मैंने इतना तो देखा राजस्थान में। 4 बार आया मैं जोधपुर, इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने, मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार करवाया, फिर वापस, कभी दिल्ली कभी हरियाणा। 5ही बार मैंने इनसे कहा आऊंगा, कह के गया था मेरी बहन वहां अधिकारी है कि इस बार आऊंगा, लेकिन इस बार अपने तरीके से आऊंगा, जो मेरा नाम है रोक के दिखाना अगर तुम लोग रोक सकते हो। नहीं रुका, आया मिला, फिर ये सब लोग परेशान हुए। मुझे 50 गाड़ी लगा के जयपुर में वहां दिल्ली छोड़ के आए। मुझे क्या दिल्ली छोड़ के आते हो? मेरा समाज जिस दिन जाग जाएगा, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी,
जितने जाग जाएंगे तुम्हें छोड़ के आएंगे दिल्ली, ये बात याद रखना। कहाँ मुझे दिल्ली छोड़ के आते हो? मैं तो आपसे बताने आया हूँ, एक लिस्ट है मेरे पास, दीनानंद जी। ये यहाँ के एक मामलों की लिस्ट है मेरे पास, हमारे साथियों ने दिए बना के। मैं इसलिए वो कर रहा हूं क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, मीडिया के भी है, शायद हमारी बात को उठा दें, और हो सकता है कान में से रुई निकाल के मुख्यमंत्री जी सुन लें। सुनना उनना तो है नहीं। देखो, जालसाजों के चक्कर में मत आना। अब सिलेंडर भी देंगे, अब राशन भी देंगे, 4.5 साल नहीं दिखे, अब चुनाव आ रहा है, सब देंगे। अब आपके पैर भी धोएंगे, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके जूतों के फीते भी बांधेंगे, क्योंकि अब आपकी जो सबसे बड़ी ताकतवर, जो करोड़ों रुपए से ताकतवर है, आपकी वोट, वो छीननी है ना आपसे, उसको चुराना है ना, उसको लूटना है ना, उसको लूट के अपनी ताकत बना के आपकी खाल भी उतारेंगे 5 साल। ये भी इसके लिए भी तैयार रहना मेरे लोगों। अगर इस बार गलती करोगे, इनके भरोसे रहोगे, तो अगली 5 साल जब फाल उतरेंगे उसके जिम्मेदार भी आप लोगों ने, मुझसे मत कहना। मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले को नहीं समझाया, किताबों में आपको भी समझाया। मैंने उनको जीते जी नहीं देखा, मेरी उम्र उनसे बहुत कम है, मैंने उनको किताबों में देखा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, मैं समझता हूँ स्पेशल मुझसे कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आप ये बताओ, ये मुकेश गरीब का बेटा यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? आप बताओ मुझे, क्या इसमें कोई कमी है? पैसे वाला ना होने के अलावा बताओ, ये गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता? बताओ, हाथ उठा के बताओ, ऐसे ही चलेगा? बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? जब हम पे पैर है तो हम बैसाखियों के सारे क्यों रहे? जवाब दो। जब तुम अपने आप इतनी क्षमता रख सकते हो तो बैसाखियों के सारे क्यों हो? बताओ। देखो, मुझे इतने सारे मामले सौंपे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। कालूराम मेघवाल को झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। लालगढ़ में एक 8 साल की नाबालिग के साथ रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया। भाई कालूराम मेघवाल ने उस 8 साल की नाबालिग लड़की की आवाज उठाई और अपराधी को सजा दिलाने का काम किया, इसलिए उसको झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। किसानों की कुछ समस्याएं गौर करना, मीडिया के साथी भी यहाँ हैं। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच, अमर सिंह ब्रांच के लगभग टेल किसानों को कभी पूरा पानी नहीं मिलता, जिससे टेल के किसान हर रोज धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता। सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को ना तो बाराबंदी हुई, ना ही सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को पूरा पानी मिलता है। बीमा पॉलिसी में किसानों के साथ लूट हो रही है। सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सभी किसानों से प्रीमियम काटती है, लेकिन फसल खराब होने के बाद लगातार किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। पिछले 2-3 साल से यूरिया खाद और डीएपी खाद के लिए किसान दर भटकने को मजबूर हो रहा है। करती है नहीं करती है? आवाज कम क्यों हो रही है? रोटी नहीं, जोर लगा के आवाज दो। नहीं करती है, हर बार आपको ठगती है, आप लोग ठगे जाते हो। कितनी बार ठगे जाओगे भाई? इस 75 साल में ठगने के अलावा सरकारों ने कुछ किया है क्या? मैंने मध्य प्रदेश को 12 फरवरी में एक रैली की थी। मैंने वहां उस दिन अपने लोगों से कहा, आज आपसे भी कह रहा हूं, अपने जिले की मांगों का एक पत्र बनाओ और वो मांग का पत्र मुझे सौंपो, और आपके एक एक मांग चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, उस एक एक मांग को पूरी करके देने की जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं किसान भाइयों से भी कह रहा हूं कि उनके साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उन्होंने 75 साल से मैं भरोसा किया, क्यों पड़े उनके चक्कर में? ये आपसे वोट लेते हैं, आपको भूल जाते हैं, क्यों इनके चक्कर में हो? इनको बदलो और नई पीढ़ी को मौका दो।
यहाँ मुस्लिम समाज के भाई भी हमारे हैं, वो अभी मुझसे कह रहे थे साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने एक घटना बहुत दुर्दांत देखी कि राजस्थान से 2 नासिर और जुनैद को